हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम अभिकेंद्र बल क्या है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसकी पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि अभिकेंद्र बल होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई कण या पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो पिंड पर वह बल जिसके कारण पिंड वृत्तीय गति करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होती है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसा कि इस फिगर से देखें तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये कण की अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है। एक निश्चित त्रिज्या से यह वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो यह वेग की दिशा अलग अलग है और हर पोजीशन में आप देखें कि इस पर जो लगने वाला बल है, यह बल वेग के लंबवत केंद्र की ओर होता है और यह बल केंद्र की ओर लगता है, इसीलिए इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अब यह आवश्यक अभिकेंद्र बल के अलग अलग स्रोत होते हैं। तो अभिकेंद्र बल F बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान m और अभिकेंद्र त्वरण AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r और m r ओमेगा स्क्वायर। तो अभिकेंद्र बल के लिए एक्सप्रेशन हो गया F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। विभिन्न स्थितियों में लगे अभिकेंद्र बल का जो स्रोत है, तो आप ये सभी स्थिति और अभिकेंद्र बल के बारे में देखें। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसको घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वह सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। डोरी से बंधे पिंड की गति, तो जब किसी भी डोरी में किसी पिंड को बांध करके हम सर्कुलर मोशन में उसको गति कराते हैं, तो डोरी में एक तनाव होता है, उसी तनाव से उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। इसी तरह समतल सड़क पर वाहन जब मुड़ रहा है, उस समय सड़क द्वारा टायरों पर आरोपित घर्षण बल से आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। स्पीड ब्रेकर से गुजरते वाहन का भार या भार का घटक, मतलब भार के जो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति हो जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति, नाभिक में स्थित प्रोटॉनों द्वारा लगाया गया वैद्युत आकर्षण बल, अब इसे आप आगे डिटेल देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण, तो चुंबकीय बल के द्वारा आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है। अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे किसी रस्सी या किसी डोरी से एक पिंड को बांध करके अगर क्षैतिज वृत्त में इस तरह से घुमाया जाए, तो अगर वो जो सेंटर है, अगर यहाँ पर हाथ है, तो हाथ में जो डोरी है, डोरी में ऊपर की तरफ, मतलब हमारे हाथ की तरफ जो है टेंशन होगा और इसी टेंशन से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि जैसे इसको घुमाते घुमाते अचानक अगर छोड़ दें, तो यह स्पर्श रेखीय दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसी तरह से कार का सड़क पर मुड़ना, तो कार जब सड़क पर मुड़ती है, जैसा कि आप देखें इसमें, तो अब क्या क्या चीजें हैं। टायर और सड़क के बीच घर्षण बल, यह टायर
और सड़क के बीच लगेगा, गति के विपरीत दिशा में, वाहन की गति आगे की तरफ है, और जब यह कर्व पथ पर मुड़ रहा होगा तो इसकी एक त्रिज्या होगी, वृत्ताकार पथ का केंद्र इधर होगा, तो यह आवश्यक अभिकेंद्र बल इस केंद्र की ओर लगता है, और इसी आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति के कारण ही यह कार बिना स्किडिंग किए, बिना फिसले इस पथ पर मुड़ जाती है। प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति, तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ग्रही पिंडों का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये सभी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इसमें सेंट्रीपिटल एसिलरेशन के कारण ही होता है। जैसे इसमें देखें, यह सन के चारों तरफ ये जैसे अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये सभी घूम रहे हैं। तो सूर्य के चारों तरफ ये जो पिंड घूम रहे हैं, तो सूर्य और जैसे अगर हम पृथ्वी और सूरज की बात करें तो पृथ्वी और सूरज के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल सन जो है अर्थ पर लगाता है, अर्थात केंद्र जो है सूरज की तरफ होगा, और इस आवश्यक अभिकेंद्र बल के चलते पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ यह मून जो है यह भी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी और मून के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, इस आवश्यक अभिकेंद्र बल से यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जितने भी सोलर सिस्टम, प्लेनेट विथ मून्स और जितने भी दिखाए गए हैं, यह सभी किसके अराउंड घूम रहे हैं? यह उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, और इसी आवश्यक अभिकेंद्र बल के चलते वह घूमते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम परमाणु के लिए, तो सोडियम का 11 Na23 11 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में, तो पहले में जैसे 2, 8 और 1 इस तरह से ये चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन धनात्मक आवेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, अर्थात यह जो न्यूक्लियस है यह पूरा न्यूक्लियस हो गया धनात्मक। अब यह धनात्मक न्यूक्लियस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह ऋणात्मक है, तो इन दोनों के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वह F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाभिक का ZE × E किसी भी आइटम के लिए होगा। तो अब ये Z की वैल्यू यहाँ पर 11 हो जाएगी, तो ZE × E/r²। इसके तहत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यह फोर्स केंद्र की ओर लगता है, अर्थात नाभिक की तरफ, और इसी से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है, और यह इसमें इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। साइकिल और मोटरसाइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? तो साइकिल और मोटरसाइकिल में जो मडगार्ड हैं, सपोज कर लीजिए कि एक पहिया निकाल के यहाँ रख दिया गया है और ये इसका मडगार्ड है, तो जब यह कीचड़ से होकर के गुजरेगी तो क्या होगा? टायर के जो खांचे होते हैं उसमें ये कीचड़ फंस जाते हैं। जब आगे की तरफ गति होगी तो यह पहिया इस दिशा में रोटेट करेगा, तो जब पहिया इस दिशा में रोटेट करेगा तो पहिए के ऊपर लगे हुए कीचड़ की जो गति होगी वह सर्कुलर मोशन होगा, और यह जब सर्कुलर मोशन होगा तो सपोज कर लीजिए कि यह मूव करता हुआ यहाँ पर पहुँचा और यहाँ इससे निकल गया, तो जब निकल गया तो यह टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय दिशा में आगे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जो चलाने वाला है साइकिल सवार चालक, अब इसके ऊपर ये पड़ेगा, तो अगर ये मडगार्ड नहीं होता तो ये कीचड़ कहाँ जाता? ये सीधे जाकर के ऊपर पड़ता। इसीलिए मडगार्ड लगाए जाते हैं, यानी कीचड़ से रक्षा के लिए। इसके और बहुत से एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहाड़ों पर चक्करदार सड़कें अंदर की ओर झुकी होती हैं। कभी भी आप अगर पहाड़ी इलाके में गए हों तो आप ये देखेंगे
या देखते हैं कि जो सड़कें होती हैं वह चक्करदार होती हैं और यह सड़कें अंदर की तरफ कुछ झुकी होती हैं, जिससे वाहन को ऑटोमेटिकली वाहन जो है ऊर्ध्व से कुछ बाएं तरफ झुक जाते हैं, मतलब जिधर झुकाव होगा झुक जाते हैं और उसी से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और वो बिना फिसले उस पर आसानी से चलते रहते हैं। इसी तरह से रेलगाड़ियों की पटरियों को मुड़ने वाले जगहों पर बाहरी पटरी को कुछ ऊंचा रखा जाता है। तो जो जैसे रेल जहां पर मुड़ रही है, रेल की पटरी जो है जहां पर मुड़ रही होती है, तो बाहर की जो पटरी है थोड़ी ऊंची रखी जाती है। अब यह इस पर डिपेंड करता है कि कितने वेग से वह वहां से गुजरेगी। तो ये होता है tan थीटा इक्वल टू h/x, यानी x जो है दोनों पटरियों के बीच की दूरी है और बाहरी पटरी को h हाइट जो है ऊंचा रखा गया है। इसी तरह से आप देखे होंगे कि जो मौत के कुएं होते हैं, सर्कस में आपने देखा होगा कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल, कार बड़ी ही तेजी से उसके ऊपर जो है चलाते हैं और बिना गिरे। तो आखिर उन्हें उस सर्कुलर मोशन में गति करने के लिए कहीं ना कहीं से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त हो जाता है? तो जब मौत के कुओं में गति करते समय मोटरसाइकिल सवार जो है वह स्वयं को ऊर्ध्वाधर से कुछ झुका लेता है, ऊर्ध्व से कुछ झुका लेता है, जिसके कारण उसे आवश्यक बल अर्थात अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और इस आवश्यक अभिकेंद्र बल के प्राप्ति हो जाने के कारण वह आसानी से उसमें चक्कर लगा लेता है बिना गिरे। इसी तरह से आकाश में उड़ता हुआ वायुयान जब क्षैतिज तल में मुड़ता है तो मुड़ते समय जो है जिस दिशा में मुड़ना होगा, जैसे अगर बाएं की तरफ मुड़ना है तो मुड़ते समय वह बाईं तरफ अपने पंखों को क्षैतिज से कुछ झुका लेता है, या अगर दाईं तरफ मुड़ना है तो दाईं तरफ के पंखों को कुछ झुका लेता है, जिससे आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति हो जाती है और आसानी से वह मुड़ जाता है। इसी तरह से डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, जबकि पिंड का भार नगण्य है, जिसे कि हम शंकुलोलक भी कहते हैं। जैसे आप ऐसे देखें कि आपने एक लोलक ले लिया, सरल लोलक अर्थात एक भारी सा पिंड ले लिया और इस रस्सी से बंधा हुआ है और इसे आप मेज पर रख करके ऊपर पकड़ करके और आसानी से ऐसे इसको घुमाएं। तो जब इसको घुमाएंगे तो यह एक शंकु के आकार का बनेगा, अर्थात कोनिकल, जो आपकी बर्थडे कैप है या फिर जो है जो आइसक्रीम की कोन होती है, इस कोन के शेप का ये बनेगा। इसीलिए इसे कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं। तो इसके लिए आवर्तकाल के लिए सूत्र क्या होगा? तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का पिंड l लंबाई की डोरी में बंधा हुआ है और इसे घुमाया जा रहा है क्षैतिज वृत्त में। तो जब क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है तो किसी समय यह सेंटर से थीटा कोण बना रही है। तो जब थीटा कोण बना रही है तो यहां पर जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का जो भार है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg, और जो इसमें टेंशन है वह फिक्स पॉइंट की तरफ, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ t। अब यह जब थीटा है तो यह भी थीटा होगा, क्योंकि यह बनेगा z का मतलब हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे जो है यह बन जाएगा आपका थीटा। अब t के घटक कर देंगे तो ये कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा। अब t cos थीटा mg को बैलेंस कर देता है, तो mg को जब बैलेंस कर देगा तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से t sin थीटा जो केंद्र की ओर लग रहा है, इसी से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति होती है, अर्थात t sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r, जहां पर v जो है भी चाल से वह घुमाया जा रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम डिवाइड कर दें साइन अपान कास्ट, तो tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg। तो यह जो है आवश्यक झुकाव के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। यदि पिंड वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सरकमफरेंस अपान टाइम, तो v इक्वल्स टू 2πr/t। तो इसे tan थीटा इक्वल्स टू हो गया v²/rg, फार्मूले से v की जगह पर पुट करेंगे हम 2πr/t
और अपान आर जी नीचे है ही है, तो ये हो गया 2 पाई आर अपान टी का होल स्क्वायर अपान आर जी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक आर कट जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर बाई जी टी स्क्वायर। अब जो समकोण त्रिभुज एस पी ओ है, समकोण त्रिभुज एस पी ओ, क्योंकि यह 90 डिग्री बनाएगा, जब 90 डिग्री बनाएगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब यहां पर tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, P बाई बी। एस पी ओ में ये tan थीटा इक्वल्स टू पी ओ बाई पी एस, अर्थात ये हो गया R और ये हो गया L। तो अब इससे जो है R की वैल्यू हो गई L साइन थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कास थीटा। तो जो दाहिनी तरफ ये वैल्यू मिली थी 4 पाई आर स्क्वायर आर जी टी अपान जी टी स्क्वायर, तो यहां पर 4 पाई स्क्वायर और आर के जगह पर एल साइन थीटा अपान जी टी स्क्वायर, या जी टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा। इससे हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा बाई जी। तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एल कास थीटा बाई जी, 4 पाई स्क्वायर का रूट 2 पाई बाहर आ गया, ये हो गया अंडर रूट एल कास थीटा बाई जी। तो पिंड का परिक्रमण काल या आवर्त काल टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कास थीटा बाई जी। अब देखिए सिंपल पेंडुलम जो सरल लोलक का एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर इसमें कास थीटा, थीटा की वैल्यू जो है अगर कम कर दी जाए, जैसे 0 कर दिया जाए, तो कास 0 की वैल्यू हो गई 1, तो ये टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया। तो कास थीटा की वैल्यू जो है अगर हम कम रखते हैं तो कास थीटा को हम कास 0 इक्वेट कर सकते हैं। तो यही कारण होता है कि सरल लोलक के एक्सपेरिमेंट में, सरल लोलक के एक्सपेरिमेंट में हम जो थीटा, जिसको कि हम एंगुलर एम्पलीट्यूड या कोणीय आयाम कहते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ही कम रखते हैं। जितना ही कम होगा वह उतना ही करेक्ट रिजल्ट देगा। तो t इक्वल्स टू हो गया 2 पाई अंडर रूट एल कास थीटा बाई जी। यह कोनिकल पेंडुलम के लिए आवर्तकाल के लिए सूत्र हो गया। अब अगला एग्जांपल है, वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार का साइकिल को मोड़ना अथवा मोड़ से गुजरते समय ऊर्ध्वाधर से झुका। तो आप साइकिल चलाते ही हैं, तो साइकिल जब चला रहे होते हैं तो अब जब कहीं पर मोड़ आता है तो क्या करते हैं, जिधर मोड़ है, जैसे बाईं तरफ मोड़ है, तो आप जाने अनजाने बाएं तरफ हल्का सा आपको झुकना होता है। आप जानबूझ के नहीं झुकते हैं, बल्कि वह ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं। यह झुकने से होता क्या है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप झुके नहीं हैं, ठीक है, झुके नहीं हैं, तो जो आपका टोटल वेट है वह डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, और जो रिएक्शनरी फोर्स है जो टोटल वेट की वजह से यह ऊपर की तरफ होगा। और इन दोनों मतलब कि हैंडल को जो आप पकड़े हैं, तो बाएं और दाएं हाथ से पकड़े हुए हैं, तो उस पर भी कुछ फोर्स आपने लगा रखा है। अच्छा, अब जो है मुड़ते समय अगर आप मुड़ रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यह होगा कि आप ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुकेंगे, तो ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुकेंगे तो ये देखिए दिखाया गया है ए जी, ये जो है ये दिखाया गया है ए जी, मतलब यहां तक आपने ये झुका, तो ऊर्ध्वाधर से ये थीटा कोण बना। जब ये थीटा कोण बना तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके बीच में ये कोण बनेगा थीटा। अब होगा क्या कि इधर जो फोर्स लग रहा है F1 है, इस पर जो लग रहा है फोर्स यह F2 है, इसका जो वेट है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मुड़ने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वह O की तरफ होगा, यह मोड़ का केंद्र है। तो यहां पर संतुलन की अवस्था जब होगी, उस स्थिति में दक्षिणावर्त बल युग्म का आघूर्ण और वामावर्त बल युग्म का आघूर्ण दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर होगा तो उस स्थिति में यह युग्म बनेगा क्या, तो यह युग्म जो बनेगा तो mg और r, mg ये जिसका भार और ये रिएक्शनरी फोर्स, इसका एक युग्म बनेगा, और दूसरा जो युग्म होगा यह आवश्यक अभिकेंद्र बल F जो केंद्र की ओर लग रहा है, और दूसरा जो है यह F1 जो F के बराबर ही है, इस पर जो है
तो अब ये हो गया एम जी इंटू बी ए इक्वल्स टू एफ इंटू जी बी। अब इसे मिल गया बी ए अपान जी बी इक्वल्स टू एफ बाई एम जी। और अब अगर आप यहां पर देखें, ये जो बी, ये जी और ये तिरछा जो आ रहा है ए, इसके बीच में जो कोण थीटा है, तो जी मतलब टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा बी ए अपान जी बी। और जब ये टेन थीटा इक्वल्स टू बी ए अपान जी बी हो जाएगा, तो ये जो बी ए अपान जी बी है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एफ अपान एम जी। एफ अपान एम जी, एफ क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर और इंटू एम जी। अब यहां से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर अपान आर जी। अब जो है बिना फिसले मोड़ को पार करने की क्या शर्त होगी? क्योंकि यह आवश्यक तो नहीं है कि हम झुक जाएं सड़क पर बाएं तरफ, या जो भी साइकिल सवार है वह थोड़ा सा झुक जाए तो पार कर जाएगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। जैसे बिना फिसले अगर मोड़ को पार करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि म्यू एस एम जी इज ग्रेटर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अर्थात जो सीमांत घर्षण बल लग रहा है, इसका मान या तो आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। तो यदि आर त्रिज्या के पथ पर साइकिल की अधिकतम चाल वी मैक्स है, तो एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। तो वी मैक्स इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो मुड़ते समय जो साइकिल सवार है उसकी चाल v इज ग्रेटर देन v मैक्स, तो साइकिल फिसल जाएगी। अर्थात उसकी अधिकतम चाल है अंडर रूट म्यू एस आर जी। म्यू एस आर जी जो है यह अधिकतम चाल है। अगर इससे अधिक चाल होगी तो साइकिल फिसल जाएगी। समतल सड़क पर कार की गति। तो समतल सड़क पर अगर कार मुड़ रही है कहीं वृत्तीय मोड़ पर, तो क्या होगा? इसका जो टोटल भार है वह नीचे की तरफ mg, दोनों पहियों पर ये r1 ऊपर की तरफ, ये r2 ऊपर की तरफ। तो r1 प्लस r2 इक्वल्स टू हो गया r, यह अपसाइड हो गया। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यह इधर इस दिशा में लग रहा है। तो जब वृत्तीय मोड़ पर गति होगी तो उस स्थिति में होगा क्या कि जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज लेस आर इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल्स टू म्यू एस आर, आर इक्वल्स टू एम जी। तो म्यू एस एम जी हो गया। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज लेस आर इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो वी इज लेस आर इक्वल टू म्यू एस आर जी। अतः समतल सड़क पर मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए वाहन की अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए? वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहां पर यह इसके भार पर निर्भर नहीं करता है। इसके भार पर निर्भर नहीं करता है कि वह कितना भारी है। अब ये दिखाया गया है, ये कर्वेचर इसका, तो ये भी से आगे की तरफ जा रहा है, तो जो इस पर से एक्सीलरेशन होगा ए, यह इस केंद्र की ओर होगा। जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वह इस केंद्र की ओर होगा। तो यह हुआ समतल सड़क पर कार की गति के लिए। अब आनत सड़क पर कार की गति अथवा सड़क का बंकन, जो झुकाव है। तो यदि सड़क घर्षण रहित है अथवा सड़क व टायर के बीच घर्षण नगण्य है, इस स्थिति में अगर कार किसी तिरछे सड़क पर, अर्थात सड़क एक तरफ झुकी हुई है, सड़क जो है एक तरफ झुकी हुई है थीटा कोण पर, तो जो इसका रिएक्शनरी फोर्स है यह इस तल के लंबवत ऊपर की ओर, इसका जो कंपोनेंट है आर कास थीटा ऊपर और आर साइन थीटा बाईं तरफ, और एम जी जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ। अब ये जो आर साइन थीटा है, इसी आर साइन थीटा से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। तो बैलेंसिंग स्थिति में या संतुलन की अवस्था में आर कास थीटा इक्वल्स टू एम जी, आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो आर साइन थीटा बाई आर कास थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी। तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जहां पर भी मुड़ने की बात है वहां पर टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अर्थात एक नियत वेग के लिए
आर की वैल्यू भी नियत होगी। दूसरा केस है इसका, यदि आनत सड़क व टायर के बीच घर्षण हो। पहले स्थिति में क्या माना गया? पहले स्थिति में माना गया कि घर्षण नहीं है, लेकिन अब घर्षण है। तो अगर घर्षण है तो क्या होगा? देखिए, ये कार दिखाई गई है। अब mg नीचे की तरफ, r इस तल के लंबवत ऊपर की तरफ, इसका कंपोनेंट r cos थीटा और ये कंपोनेंट r sin थीटा, और यह जो फ्रिक्शन फोर्स है यह नीचे की तरफ लग रहा है F। अब जो है इस F के हम घटक करेंगे। तो इस F के अगर घटक करेंगे तो यहां देखिए, इस F के घटक करेंगे तो एक F का घटक इधर आएगा। तो ये कोण थीटा अगर है तो ये जो हॉरिजॉन्टल कोण, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, इसके बीच का ये कोण बनेगा थीटा। तो ये हो गया F cos थीटा और ये हो गया कंपोनेंट F sin थीटा। तो अब इस स्थिति में अगर घर्षण बल को हम जब वियोजित कर देंगे तो अब यहां संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि r cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा, एक इक्वेशन बनेगा। r cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से r sin थीटा प्लस f cos थीटा, इस बल से इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलेगा, तो इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मोड़ को पार करने के लिए जो अधिकतम चाल है v अगर हम मान लेते हैं तो f इक्वल्स टू म्यू एस आर। तो समीकरण 1 से r cos थीटा इक्वल टू mg प्लस म्यू एस आर साइन थीटा, जो फ्रिक्शनल फोर्स था उसकी जगह पर ये पुट कर दिया गया म्यू एस आर। अब इससे मिल गया आपको r इक्वल्स r ब्रैकेट में cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू mg। तो इससे जो है रिएक्शनरी फोर्स r की वैल्यू निकल जाएगी। तो r इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण 2 में f तथा r का मान जो है रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या था? r साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब इस r की जगह पर हम यहां से पुट कर देंगे mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये पुट कर दिया, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो v स्क्वायर को एक तरफ कर लिया, इक्वल्स टू rg साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब यहां से cos थीटा को कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे दोनों से। तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया cos थीटा कॉमन, यहाँ हो गया tan थीटा प्लस म्यू एस, और ये हो गया 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, cos थीटा कैंसिल हो गया। या आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू rg tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो किसी झुकावदार सड़क पर वाहन की जो सुरक्षित अधिकतम चाल है वह v मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, जहां पर म्यू एस सीमांत घर्षण गुणांक है।